अस्सलामुअलैकुम जी। बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज के एमसीक्यूज की। फर्स्ट एमसीक्यूज जो आपके पास गिवन है वो ये है कि आपके पास प्रेशर अगर कांस्टेंट कर दिया जाए, ये उसने कहा है कि प्रेशर कांस्टेंट कर दो तो किस टेम्परेचर पे वॉल्यूम ऑफ द गैस वो ट्वाइस हो जाएगा जो कि 0 पे था। बात पिक की है, मतलब कि प्रेशर कांस्टेंट है तो कौन सा लॉ यहां पे लगेगा आपके पास? जो लॉ आपके पास लगेगा उसका नाम है चार्लेज लॉ, जो कि हमें बोलता है कि V बाई टी V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई T2। सही हो गया। अब इसको देखते हैं। उसने कहा है कि आपके पास इनिशियल टेम्परेचर उसने दिया हुआ है। इनिशियल टेम्परेचर आपके पास कितना है? 0 डिग्री। अच्छा, उसने कहा कि वॉल्यूम आपके पास डबल हो जाएगा। इनिशियल जितना भी वॉल्यूम था उसका डबल हो जाएगा। मान लो इनिशियल वॉल्यूम आपके पास V1 था तो डबल होके तो V2 कितना हो जाएगा? वो V1 का डबल हो जाएगा डिवाइड बाय T2। T2 आपने फाइंड करना है तो T2 को आप एक साइड पे लेके और बाकी चीजों को एक साइड पे लेके चले जाओ तो ये इक्वेशन आपके पास कैसे बन के आ जाएगी? V1 मल्टीप्लाई बाय T2, ये T2 यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड ये चीज यहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी डिवाइड बाय इज इक्वल टू, या 0 को यहां ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, ये आपके पास आ जाएगा 2V1 मल्टीप्लाई बाय 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है। अब इस V1 को नीचे लेके आओ डिवाइड बाय V1। अब ये V1 इस V1 से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू T2। मतलब कि टेम्परेचर आपके पास क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। इनिशियल जो भी टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। 0 डिग्री क्या था आपके पास? T1 था ना, तो T2 इज इक्वल टू 2 इंटू T1। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने सिर्फ ये बताना है कि आपके पास वो जो टेम्परेचर है वो क्या होगा जब वॉल्यूम आपके पास डबल हो जाएगा। तो इनिशियल टेम्परेचर उसने दिया था 0। अब देखो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। इनिशियल टेम्परेचर आपके पास 0 था, 0 का डबल कर दो क्या होता है? वो 0 ही होता है। तो यहां पे देखो क्या 0 सेल्सियस में कोई ऑप्शन है? नहीं, 0 सेल्सियस तो कोई नहीं है, मतलब सेल्सियस वाले ऑप्शन तो हटा दो। अच्छा, अब केल्विन में देखते हैं। 0 डिग्री हम जानते हैं कि वो आपके पास इक्वल होता है, जब इसको केल्विन में लेके जाते हैं ये आपके पास इज इक्वल टू हो जाता है 273 केल्विन। अब 0 डिग्री की बजाय क्या मैं लिख सकता हूं कि 273 केल्विन? तो 273 केल्विन का डबल हो जाएगा, यूं लिखा जा सकता है ना, 0 डिग्री के बजाय 273। अब 273 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया जाए ये आपके पास आता है 546 केल्विन। तो देख लो 546 केल्विन ऑप्शन नंबर सी में है, तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही होगी। अब इसको थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है इसको जी, तो इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने एक वैल्यूज को सपोज की हुई है, ये आप एक दफा देख लीजिएगा, समझ आ जाएगी आपको। T1 आपके पास 0 डिग्री का मतलब कि 273 केल्विन लिखो या 0 डिग्री लिखो, एक ही बात है। हमने इनिशियल वॉल्यूम कंसीडर कर लिया, 8 dm क्यूब था, मैंने इनिशियल वॉल्यूम V1 ही कंसीडर किया था। अब यहाँ पे वैल्यू से थ्रू आपको समझाने लगा हूं। तो फाइनल वॉल्यूम उसने कहा है कि डबल हो जाएगा, क्वेश्चन के मुताबिक ट्वाइस हो जाएगा। तो फाइनल वॉल्यूम 8 का डबल क्या होता है? 16। फॉर्मूला वही लगा है आपके पास। इसको जब हमने रीअरेंज किया तो T2 एक साइड पे आ गया, तो आपके पास टेम्परेचर फिर भी कितना आता है? 546 केल्विन। उम्मीद है आपको ये एमसीक्यू समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जी, तो बात करते हैं एक्सरसाइज के एमसीक्यूज नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 की। सुनिएगा, मोस्ट सिंपल है, इजीएस्ट है। उसने बोला है कि मॉलिक्यूल्स की तादाद बताओ। किसके मॉलिक्यूल्स की? वाटर के। वाटर क्या होता है आपके पास? H2O। अच्छा, जब आपने वाटर का 1 dm क्यूब लिया हुआ है, मतलब कि वॉल्यूम वाटर का आपने कितना लिया हुआ है? 1 dm क्यूब। उसमें मौजूद मॉलिक्यूल्स कितने होंगे वाटर के? उनकी तादाद बतानी है। सिंपल है, देखोगे इस चीज को। हम जानते हैं कि जो वाटर की डेंसिटी होती है ना, वाटर की डेंसिटी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपके पास होता है 25 डिग्री एंड स्टैंडर्ड प्रेशर आपके पास होता है 1 atm। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशंस पे जो वाटर की डेंसिटी होती है, डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। वो आपके पास होती है 1 ग्राम पर cm। तो वो आपके पास होती है 1 ग्राम पर cm क्यूब। अच्छा, 1 ग्राम का मतलब कि उसका मास कितना होगा? ग्राम 1।
एंड सीएम क्यूब का मतलब उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 सीएम क्यूब। मतलब 1 सीएम क्यूब में 1 ग्राम वाटर क्या मौजूद है। लेकिन उसने कहा है कि सीएम क्यूब की बजाय आपने डीएम क्यूब में हमें बताना है कि उसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी होगी। यहाँ तो सिंपल था ना, मैथ्स आपके पास गिवन था, इसके मोलर मास पे डिवाइड कर देते, आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, मॉलिक्यूल से हम उसका नंबर निकाल देते। लेकिन वो सीएम क्यूब में निकल के आते। उसने कहा कि डीएम क्यूब में बताओ, तो वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सीएम क्यूब होती है। मतलब कि 1 सीएम क्यूब अगर वॉल्यूम होगा ना वाटर का, एक कंटेनर है जिसका साइज है 1 सीएम क्यूब, उसमें 1 ग्राम वाटर मौजूद है। तो इस बात का ये मतलब है। लेकिन हमने किस में निकालना है, डीएम क्यूब में। तो देखो ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि जो डीएम क्यूब होता है ना, डीएम क्यूब से सीएम क्यूब में जाने के लिए हमेशा 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, सही है। एंड सीएम क्यूब से डीएम क्यूब में आने के लिए हमेशा 1000 से डिवाइड किया जाता है। अब आपके पास डेंसिटी किस में गिवन है, सीएम क्यूब में। सीएम क्यूब में डेंसिटी आपके पास उसका मास गिवन है 1 ग्राम। हमने इस सीएम क्यूब को लेके जाना है डीएम क्यूब में, सीएम क्यूब को लेके जाना है डीएम क्यूब में। मतलब कि यूं चलना है, उल्टा चलना है, सीएम क्यूब से डीएम क्यूब में जाना है। तो 1000 से डिवाइड कर दो जितनी भी आपके पास वॉल्यूम था उसका। तो वॉल्यूम आपके पास था यहाँ पे 1 सीएम क्यूब, सही है। वॉल्यूम कितना था आपके पास यहाँ पे 1 सीएम क्यूब। इस 1 सीएम क्यूब को मैं लेके जाना चाहता हूँ डीएम क्यूब में, तो मुझे क्या करना होगा, इसी को 1000 पे डिवाइड करना होगा, तब ये सिंपल क्या चला जाएगा सीएम क्यूब से डीएम क्यूब में। मतलब कि यूं लिखो या यूं लिखो एक ही बात है। सीएम क्यूब से डीएम क्यूब में जाना है ना, तो जितना भी वॉल्यूम आपके पास गिवन है उसको 1000 से डिवाइड कर दो, वो आपके पास वॉल्यूम डीएम क्यूब में चला जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम कितना था 1, मैंने सिंपल इस 1 को डिवाइड कर दिया 1000 पे। अब आपके पास नया वॉल्यूम जो भी आएगा वो किस में चला जाएगा, डीएम क्यूब में। अब इस इक्वेशन को सेट करते हैं। देखो 1 सीएम क्यूब आपके पास इज इक्वल टू किसके आ गया, 1/1000 डीएम क्यूब के। तो क्या मैं इस इक्वेशन को यूं भी लिख सकता हूं कि 1 ग्राम इज इक्वल टू इस वाली इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को मिला के लिखा जा सकता है 1 ग्राम इज इक्वल टू इस 1 सीएम क्यूब की जगह क्या मैं लिख सकता हूं 1 डिवाइड बाय 1000 डीएम क्यूब, यस या नो, यस। क्योंकि 1 सीएम क्यूब को सिंपल डीएम क्यूब में ले जाने के लिए उसके वॉल्यूम जो 1 था उसको 1000 पे डिवाइड कर दिया। तो अब इस 1 सीएम क्यूब की जगह मैंने सिंपल लिख दिया 1 डिवाइड बाय 1000 डीएम क्यूब। बाकी ये 1 ग्राम वैसे ही आ गया। अब ये 1000 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 डीएम क्यूब। मतलब कि 1 डीएम क्यूब में अब आपके पास जो वाटर का मैस आएगा वो आएगा 1000 ग्राम, जबकि 1 सीएम क्यूब में वाटर का मैस कितना था 1 ग्राम। अब मैस ऑफ 1 डीएम क्यूब वाटर आपके पास आ चुका है 1000 ग्राम। कैसे आया आपको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा अब इसी मैस आपके पास गिवन है, इसके मोल्स निकाल लेते हैं। मैस डिवाइड बाय मोलर मैस, वो उसका मोल्स आपको दे देता है। मैस आपके पास गिवन है 1000 ग्राम, मोलर मैस H2O का होता है 18, क्योंकि एक ऑक्सीजन का होता है 16, एक H का आपके पास होता है 1, कितने H है आपके पास 2, इनको मल्टीप्लाई किया प्लस किया, आपके पास इसका मोलर मास आ जाता है 18। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 डीएम क्यूब में कितने आ गए 55.5, एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 डीएम क्यूब में हम जानते हैं मोल्स, इसमें 55.5 आ गए, 1000 को 18 पे डिवाइड किया। मोल्स से मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए सिंपल आपने मोल्स को मल्टीप्लाई करना होता है एवोगैड्रोस नंबर के साथ। तो आपके पास आ जाएगा 55.5 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 की पावर 23। समझ आ गई। अब ये देखो क्या ऑप्शन गिवन है आपके पास, ऑप्शन जी, ऑप्शन डी गिवन है। तो इसका सही ऑप्शन आपके पास क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी। उम्मीद है सिंपल वे में आपको समझाया, समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई तो इसका एक दफा रिपीट कीजिएगा इस वाले एमसीक्यूज को, ताकि आपको मजीद क्लियर समझ आ सके। नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज का एमसीक्यूज नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 जी, देखते हैं। इसमें उसने बोला है इनमें से किसके पास सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास मौजूद है। अच्छा सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने निकालने, तो हम जानते हैं आपके पास इसकी एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। हम जानते हैं कि डिफरेंट गैसेस का, जब हम डिफरेंट गैसेस लेते हैं ना, उन डिफरेंट गैसेस का एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। जब हम डिफरेंट गैसेस लेते हैं, उन डिफरेंट गैसेस का सेम वॉल्यूम जब होगा ना स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, उन पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद सेम होगी। देखो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपके पास 16 ग्राम CH4 मौजूद है, एक कार्बन का आपके पास होता है 12, एक हाइड्रोजन का होता है मास 1,
4 हाइड्रोजन से इनको मल्टीप्लाई किया प्लस किया, आपके पास टोटल मास आ गया 16 ग्राम। तो 16 ग्राम CH4 आपके पास इज इक्वल टू होता है 6.02 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स के, क्योंकि ये आपके पास इज इक्वल टू होता है किस चीज के, 1 मोल के, 1 मोल CH4 के। हम जानते हैं आपके पास कि जो आपके पास 1 मोल किसी भी गैस का वो इतने पार्टिकल्स के क्या होता है, इज इक्वल टू होता है। सही हो गया। जब 1 मोल आपके पास किसी भी पार्टिकल्स का इतने मॉलिक्यूल्स के इक्वल है और इसका वॉल्यूम आपके पास क्या हो जाता है, 1 मोल गैस का कि कोई भी गैस हो उसका वॉल्यूम होता है 22.414 dm³। सही हो गया। dm³ में लिखो या इसको यूं भी लिख सकते हो 22414 cm³। तो सिंपल हमने ऑप्शन में ये देखना है कि आपके पास किस गैसेस का वॉल्यूम सेम है, क्योंकि वॉल्यूम सेम होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, मोल सेम हो जाएंगे, एक एक मोल होगा उसका। जब मोल सेम हो जाएगा आपके पास मॉलिक्यूल्स की तादाद सेम हो जाएगी। तो सिंपल आप देख लो इनमें वॉल्यूम किसका सेम है, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही देखोगे वॉल्यूम गिवन है एंड आपके पास क्या आ चुका है यहाँ पे, वॉल्यूम है यहाँ पे एंड आपके पास क्या आ चुका है, इन दोनों का क्योंकि वॉल्यूम सेम है तो ये ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम सेम होगा उसके मोल सेम हो जाएंगे, मोल सेम हो जाएंगे तो आपके पास मॉलिक्यूल्स की तादाद सेम हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन देखो तो एक जगह वॉल्यूम है, एक जगह आपके पास ग्राम है। जब आप इस ग्राम को वॉल्यूम में लेके जाते हो ना तो वॉल्यूम इक्वल नहीं आता है, इक्वल वॉल्यूम हमें चाहिए, बस सेम वॉल्यूम ऑफ ऑल द डिफरेंट गैसेस के सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। सही हो गया। वैसे यहाँ पे देखो ये 1 मोल का मतलब 22.414 इसका वॉल्यूम आ जाएगा dm³, जबकि इस केस में देखो ये 11.2 है, वॉल्यूम सेम नहीं है। हमने वॉल्यूम को सेम लेके आना कि चाहे कोई भी ऑप्शन में आप अप्लाई कर दो इसको, इसी चीज को, इस मुकम्मल चीज को किसी भी ऑप्शन में अप्लाई करके देखो वॉल्यूम सेम इसका ही सेम आएगा, जिसका वॉल्यूम सेम उसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद भी सेम। जी तो एक्सरसाइज का MCQ नंबर 4 चैप्टर 3 मोस्ट इजी, इसको समझिएगा। उसने बोला है कि कोई भी गैस आपके पास है, उस गैस का एब्सोल्यूट टेम्परेचर डबल हो गया है। अच्छा, इनिशियल टेम्परेचर कितना था हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे मैं एक टेबल बनाने लगा हूँ, देखिएगा यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनिशियल टेम्परेचर। मैं एज्यूम करता हूँ कि इनिशियल टेम्परेचर आपके पास था T1। अच्छा, उसने कहा कि टेम्परेचर डबल हो चुका है, तो फाइनल टेम्परेचर आपके पास कितना आ जाएगा, इसी इनिशियल टेम्परेचर का ही वो डबल हुआ है ना, तो फाइनल टेम्परेचर क्या मैं लिख सकता हूँ, वो 2T1 होगा। इनिशियल टेम्परेचर T1 तो फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा 2T1, इनिशियल टेम्परेचर का ही डबल हुआ है। अच्छा, उसने कहा कि प्रेशर उसका रिड्यूस हो गया टू 1/2, मतलब प्रेशर हाफ हो गया। अब इनिशियल प्रेशर भी हम उसने नहीं बताया, तो क्या मैं एज्यूम कर सकता हूं कि इनिशियल प्रेशर उसका था आपके पास P1, सही है। अच्छा, उसने कहा कि वो क्या हो चुका है, वो हाफ हो चुका है, तो फाइनल प्रेशर आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनल प्रेशर आपके पास आ जाएगा इनिशियल प्रेशर का हाफ, मतलब कि P1 डिवाइड बाय 2। सही हो गया। अब सिंपल उसने पूछा कि वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, PV इज इक्वल टू nRT, क्योंकि ये वाइड वो इक्वेशन है जिसमें P भी है, T भी है, V भी है और तीनों ही उसने कहा कि चेंज हुए हैं। अच्छा, V को अलहदा करते हैं यहाँ पे एंड बाकी क्योंकि वॉल्यूम हमने निकालना है तो V इज इक्वल टू nRT डिवाइड बाय P। समझ आ गई बात। अब इसी V को दो फॉर्म्स में लिखते हैं, एक इसकी इनिशियल वैल्यू लिखते हैं, एक इसकी फाइनल वैल्यू लिखते हैं। वो देखिएगा मैं कैसे लिखने लगा, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि इजी हो जाए। जब मैं इसकी इनिशियल वैल्यू लिखता हूँ V1, जब V1 था इनिशियल वॉल्यूम कितना था, इनिशियल वॉल्यूम हमें नहीं पता तो ये वाली चीजें लेंगे V1 में आपके पास देखो तो n वैसे का वैसे ये कांस्टेंट होता है R। T क्या था, इनिशियल टेम्परेचर कितना, जब इनिशियल वॉल्यूम जितना भी था हमें नहीं पता, हमने सपोज किया V1 है, तो उस केस में T कितना था, इनिशियल टेम्परेचर कितना था T1 डिवाइड बाय इनिशियल प्रेशर कितना था P1। सही है। अच्छा, जब चेंज हुआ है तो V2 बन जाएगा, वॉल्यूम V2 बन जाएगा। अच्छा, तो आपके पास अब टेम्परेचर कितना आ जाएगा, टेम्परेचर आपके पास आ जाएगा 2T1। सही है। डिवाइड बाय प्रेशर भी चेंज हो गया था, वो कितना आ जाएगा P1 डिवाइड बाय 2। कोई मसला यहाँ तक, कोई इश्यू है तो देख लो। अभी इसको मैं इरेज करने लगा हूं, यहां से मैं आगे कंटिन्यू करता हूं।
कोई मसला तो नहीं है यहाँ तक? अच्छा चलो आप देख लो, है तो इसका एक दफा रिपीट कर लीजिएगा, समझ आ जाएगी आपको। अच्छा, तो यहां तक हमने बात की, इनिशियल प्रेशर लिखा, इनिशियल टेम्परेचर लिखा, इनिशियल वॉल्यूम लिखा। उसके बाद जो उसने कहा चेंजिंग का ये, उसके मुताबिक हमने फाइनल वॉल्यूम लिखा, फाइनल टेम्परेचर लिखा, फाइनल आपके पास क्या लिखा, प्रेशर लिखा। अब देखो इसी इक्वेशन को मैं लिखने लगा हूं, अब ये इक्वेशन, अब ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, क्योंकि कोई चीज नीचे डिवाइड हो तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो V2 आपके पास क्या बन जाएगा, V2 बन जाएगा 2 इंटू एन आर 2T1 डिवाइड बाय P1। सही हो गया, सिंपल, ये 2 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हुआ है। अब ये 2 बाहर निकाल लो, जब ये 2 बाहर आया तो आपके पास क्या बन गया, V2 ये 2 बाहर आके इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपके पास बन जाएगा 4nRT1 डिवाइड बाय P1। ये आपके पास फाइनल वॉल्यूम निकल के आया, जो कि उसने पूछा है कि जब आपके पास टेम्परेचर डबल हो जाएगा, प्रेशर हाफ हो जाएगा, अब बताओ फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा। तो ये फाइनल वॉल्यूम निकल के आया। अच्छा एक चीज नोट किया, ये जो चीज है ना आपके पास, ये nRT1 इंटू P1, ये देखो क्या ये वाली चीज इसके इक्वल नहीं है, nRT1 डिवाइड बाय P1, और ये आपके पास V1 के इक्वल नहीं है। तो क्या मैं इस इक्वेशन को यूं भी लिख सकता हूं कि V2 इज इक्वल टू 4V1। सिंपल, इसकी बजाय मैंने ये V1 लिख के, तो आपके पास फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम का 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ऑप्शन बी बनता है आपके पास सही ऑप्शन आता है आपके पास बी, इंक्रीज हो जाता है 4 टाइम्स। सही हो गया। इसी चीज को मैंने यहां पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है, बिल्कुल यहाँ पे, ये आपको मजीद क्लियर हो जाएगा जब आप इस चीज को देखोगे। नहीं तो मैंने जो समझा दिया है ये भी इनफ है आपके लिए इस MCQs को समझने के लिए। सही हो चुका है जी। जैसे PV इज इक्वल टू nRT, V1 इज इक्वल टू nRT1 डिवाइड बाय P1, टेम्परेचर डबल, प्रेशर हाफ, V2 इनिशियल वॉल्यूम का 4 टाइम्स हो जाएगा। ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने समझाया, सिर्फ समझने के लिए, रिवाइज करने के लिए, डिटेल में मैं आपको बता चुका हूं जी। अब आगे आइएगा MCQs नंबर 5, एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3। उसने बोला कौन सी कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस एक्सपेंड नहीं करेगा जब उसका मैस इंक्रीज कर दिया जाए। हमने 3 इक्वेशंस देखी थी, आपको याद हो, मैंने आपको बताया था P आपके पास इनवर्सली रिलेट करता है, V इनवर्सली रिलेट करता है P के साथ, V डायरेक्टली रिलेट करता है T के साथ, एंड V डायरेक्टली रिलेट करता है N के साथ। इसको हमने बोला था बॉयलेज लॉ। ये बॉयलेज लॉ था आपके पास, बॉयलेज लॉ था। सेकंड वाला जो लॉ था इसको हमने बोला था, ये आपके पास है चार्लेज लॉ, इस लॉ को हमने बोला था चार्लेज लॉ। एंड लास्ट वाला जो लॉ था इसको हमने बोला था एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। ये 3 लॉज हमने स्टडी किए। उसने बोला है अब वॉल्यूम इन तीनों पे डिपेंड करता है आपके पास, प्रेशर पे भी, टेम्परेचर पे भी, मोल्स पे भी। उसने मोल्स कह लो, या अब क्योंकि मोल्स डिपेंड करते हैं मैस पे, मैस चेंज तो मोल्स चेंज। उसने कहा मैस इंक्रीज कर दिया जाए लेकिन कुछ ऐसा किया जाए कि वॉल्यूम फिर भी चेंज ना हो। हम जानते हैं मैस चेंज तो मोल्स चेंज, मोल चेंज तो वॉल्यूम चेंज होगा ही होगा, ये इक्वेशन फॉलो होगी। उसने कहा कुछ ऐसा किया जाए कि मैस चेंज करने से, मतलब कि मोल्स चेंज करने से वॉल्यूम चेंज ना हो। तो सिंपल है, इन 2 इक्वेशंस को लेके आओ मैदान में। जब हमने मैस चेंज किया, वॉल्यूम मोल्स चेंज होंगे, वॉल्यूम चेंज होगा। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। अब जब मोल्स चेंज हुआ है, क्योंकि मैस हमने इंक्रीज किया है, मैस इंक्रीज किया तो मतलब अगर मैं टेम्परेचर यहां पे आपके पास कम कर दूं एंड उतनी ही तादाद में प्रेशर इंक्रीज कर दूं, तो जितना मर्जी आप मैस को चेंज करते जाओ, मोल्स चेंज करते जाओ, आपके पास वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। क्योंकि ये तीनों चीजें आपस में रिलेट करती हैं कुछ यूं, एन टी डिवाइड बाय पी। मोल्स आपने चेंज किए, मैस चेंज किया, मोल्स चेंज किए। अगर मैं उतनी ही क्वांटिटी में टेम्परेचर आपके पास कम कर दूं, क्योंकि आपने मोल्स इंक्रीज किए हैं, इसको नलिफाई करने के लिए, इसको नेग्लेक्ट करने के लिए मैं टेम्परेचर उतनी ही क्वांटिटी में कम कर दूं एंड प्रेशर उतनी ही क्वांटिटी में बढ़ा दूं,
तो आपके पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम आपके पास चेंज नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम ने कम होना है, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम ने भी कम होना है। हम चाहते हैं कि जितना मैस का इफेक्ट आया वॉल्यूम पे वो नलीफाई हो जाए। वो नलीफाई करने के लिए टेम्परेचर उतनी ही क्वांटिटी में कम कर दो, प्रेशर उतनी ही क्वांटिटी में बढ़ा दो, वॉल्यूम चेंज होगा ही नहीं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन आप देखो जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि इंक्रीज इन मैस इंक्रीज द नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स इंक्रीज हो जाते हैं, जब मोल्स इंक्रीज होते हैं तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल्स बता चुका हूं। इसका मतलब कि वॉल्यूम विल इंक्रीज विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मोल्स। हमने इस वॉल्यूम को मेंटेन करना है, इंक्रीज नहीं होने देना है, तो हमने प्रेशर को इंक्रीज करना है, वो टेम्परेचर को डिक्रीज करना है। ऑप्शन नंबर ए था, ताकि वॉल्यूम आपके पास वैसा का वैसा ही रहे, इस पे कोई भी अफेक्ट ना आए। समझ आ गई है जी। नेक्स्ट आइएगा एमसीक्यूज नंबर 6, एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3। उसने बोला है CO2 का मोलर वॉल्यूम मैक्सिमम होगा इसमें किस कंडीशन पे। 4 कंडीशन उसने दी है। उसने कहा कि CO2 का मोलर वॉल्यूम निकालना है। 1 बाय 1 हम ऑप्शन को लेंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं, इन ऑप्शंस की मदद से हम इसका वॉल्यूम निकाल के देखते हैं कि किस में इसका वॉल्यूम मैक्सिमम आता है। सबसे पहले उसने कंडीशन दी हुई है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब होता है प्रेशर आपके पास है 1 atm एंड टेम्परेचर आपके पास स्टैंडर्ड जो आएगा ना वो आपके पास आ जाएगा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब होता है टेम्परेचर आपके पास है 27 डिग्री, या आप इसको लिख लो 273 केल्विन। प्रेशर आपके पास स्टैंडर्ड होता है 1 atm। तो ये मोलर वॉल्यूम की ही डेफिनेशन आपके पास है कि जब आप किसी भी गैस को, CO2 एक गैस है, किसी भी गैस का 1 मोल लेते हो, मोलर वॉल्यूम का मतलब 1 मोल है उसका, किसी भी गैस का किसी भी गैस का 1 मोल लेते हो, उसका वॉल्यूम हमेशा आपके पास 22.414 dm³ ही आता है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे मोलर वॉल्यूम ऑफ CO2 आपके पास 22.414 dm³ ही आएगा। अब हम सेकंड वाली कंडीशन लेते हैं, इस पे देखते हैं कि इसका वॉल्यूम कितना आता है। तो मोल्स आपके पास, मोलर वॉल्यूम का मतलब 1 मोल, और मतलब कि जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आप लोगे यहाँ पे dm³ atm पर केल्विन पर मोल 0.081। प्रेशर उसने बताया हुआ 1 atm, टेम्परेचर उसने बताया हुआ 127 सेल्सियस। इसको केल्विन में लेकर जाओ, ये आपके पास आ जाएगा 400 केल्विन। इससे हम निकालेंगे इसका वॉल्यूम। फॉर्मूला लगेगा PV = nRT। वॉल्यूम निकालना है, मोल्स आपके पास 1 है, R की वैल्यू 0.0821 है, टेम्परेचर आपके पास 400 है, प्रेशर 1 है, आपके पास वॉल्यूम निकल के आता है 32.84 dm³। फर्स्ट वाले के केस में वॉल्यूम आया था 22.414, सेकंड वाले के केस में आ चुका है 32.84। मतलब कि फर्स्ट वाला कम है, सेकंड वाला ज्यादा है अभी तक। नेक्स्ट पे आ जो कंडीशन उसने जो दी हुई है, टेम्परेचर उसने दिया हुआ है 0 सेल्सियस, इसको केल्विन में लेके जाओ तो आपके पास आ जाएगा 273। सिंपल 0 में 273 प्लस कर दो। प्रेशर उसने दिया हुआ है सेकंड इस केस में 2 atm। सिंपल वही फॉर्मूला लगाओ, नंबर ऑफ मोल्स 1 है क्योंकि मोलर वॉल्यूम है, मोलर वॉल्यूम का मतलब 1 मोल्स है। तो मोल की जगह लिखो 1, R की जगह लिखो 0.0821, टेम्परेचर की जगह लिखो 273, प्रेशर की जगह लिखो 2। वॉल्यूम आपके पास आ चुका है 11.2 dm³। अब ये 11.2 dm³, ये वॉल्यूम आपके पास ऑप्शन ए से भी ऑप्शन बी से भी कम है, मतलब कि ये तो मैक्सिमम हो नहीं सकता है। ऑप्शन सी सही नहीं होगा। अभी तक कंपटीशन इन दोनों में है। से डी पे आ जाओ, डी में आपने सिंपल वही करना है, टेम्परेचर 273 है, इसमें 273 ऐड करने से ये चला जाएगा आपके पास किस में, केल्विन में। प्रेशर उसने आपके पास गिवन है 2 atm है, मोल्स की तादाद 1 है क्योंकि मोलर वॉल्यूम है, कांस्टेंट आपने लिया है 0.0821, वॉल्यूम आपने निकालना है। सिंपल वही फॉर्मूला लगाओगे, वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 546 डिवाइड बाय 2। तो वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा 22.413 dm³, 22.413 dm³। अब इन तीनों में कंपटीशन, अब 22.413 है या 22.414 है, ज्यादा कौन सा है, ऑप्शन डी या ऑप्शन ए? ऑप्शन ए ज्यादा, मतलब कि डी भी गलत है। अब ए या बी में से कंपटीशन है तो ज्यादा कौन सा है, 22.414 या 32.84? 32.84, तो ऑप्शन आपके पास बी सही हो जाएगा। बात समझ आ गई? सिंपल मोलर वॉल्यूम निकालना था, फॉर्मूलास लगाते जाओ, जिसमें ज्यादा वॉल्यूम आएगा वही आपका सही ऑप्शन है। तो नेक्स्ट आ जाओ ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 7, एमसीक्यूज नंबर 7 चैप्टर 3 एक्सरसाइज। उसने कहा कि रेट ऑफ
डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, इन गैसेस की जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, इन गैसेस की जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है उसका ऑर्डर क्या होगा, मतलब कि किस ऑर्डर में ये गैसेस डिफ्यूज करेंगी आपके पास। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन हम देख चुके हैं कि आपके पास डिपेंड करता है वो मोलर मास पे, जितना ज्यादा किसी गैस का मोल का मास होगा उतना ज्यादा उसका मोलर वॉल्यूम होगा। अब मोलर मास आपके पास 1/1 इन गैसेस का निकाल लो, अमोनिया का निकालते हैं वो आपके पास आता है 17, क्योंकि एक नाइट्रोजन का होता है 14, एक एच का होता है 1, कितने एच हैं आपके पास 3, टोटल आपके पास आ जाएगा 17। एक सल्फर का आपके पास होता है 32, एक ऑक्सीजन का होता है 16, कितनी ऑक्सीजन से आपके पास 2, इसको मल्टीप्लाई किया आपके पास आंसर आ जाता है 64। एक Cl का आपके पास होता है 35.5, ये इसका मैसेज हैं, फिक्स होते हैं, आपने याद करना है कितने Cl2 एंड 2, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 71। एक कार्बन का होता है आपके पास 12, एक ऑक्सीजन का आपके पास होता है 16, कितनी ऑक्सीजन से 2, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 44 ग्राम। ये तमाम इसके मैसेज आ चुके हैं। तो हम देख चुके हैं जिसका जितना ज्यादा मैस होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन उसकी उतनी कम हो जाएगी। तो सबसे कम मैस होगा जिसका उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन उतनी ज्यादा हो जाएगी आपके पास। तो यहाँ पे देखो सबसे कम मैस किसका, ये 17 सबसे कम है, तो अमोनिया की रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा। उसके बाद मैस देखो तो 44 है, तो CO2 की उससे ज्यादा, CO2 उससे मतलब कि सबसे ज्यादा NH3 की, उसके बाद CO2 की, उसके बाद 64 है, उसके बाद आपके पास SO2 की, एंड लास्ट में आपके पास आ जाएगा Cl2 की। तो ऑप्शन आपके पास जो सही बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। डिपेंड करता है उसके मोलर मास पे, जितना ज्यादा मोलर मास रेट ऑफ डिफ्यूजन उतनी कम हो जाएगी। नेक्स्ट पे आ जाओ MCQs नंबर 8 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 पे आ जाओ जी। देखिएगा उसने कहा कि इक्वल मैसेज हैं दो गैसेस के, एक गैस है आपके पास मीथेन CH4, दूसरी गैस है आपके पास ऑक्सीजन। इन दोनों गैसेस का इक्वल मैस आपने क्या किया, मिक्स किया एक एम्प्टी कंटेनर में 25 डिग्री सेल्सियस पे। आपने एक कंटेनर आपने लिया, एम्प्टी कंटेनर था, इसका टेम्परेचर आपने फिक्स कर दिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, उसने कहा इसमें दो गैसेस आपने ली हुई है, एक गैस आपने ली हुई है इसमें मीथेन, सेकंड वाली गैस आपने इसमें ली हुई है ऑक्सीजन। उसने कहा कि इन दोनों को आपने इनक्लोज कर दिया इस कंटेनर में। अब क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक जब गैसेस मूव करती हैं तो वो प्रेशर अप्लाई करती हैं जब वो वॉल्स के साथ जाके कोलाइड करती हैं। तो टोटल प्रेशर फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर का मतलब होता है टोटल प्रेशर आपके पास इज इक्वल टू आ जाएगा कि कितना प्रेशर इस मीथेन ने अप्लाई किया है प्लस कितना प्रेशर आपके पास इस ऑक्सीजन ने अप्लाई किया है। जी हमने टोटल प्रेशर आपके फ्रैक्शनल ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन कि आपने सिर्फ ये बताना है कि ऑक्सीजन ने कितना प्रेशर अप्लाई किया। समझ आ गई बात, इसको सॉल्व करते हैं आपको समझ आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे देखो तो आपको समझ आ जाएगी जो फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन इन मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड मीथेन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इन द मिक्सचर। ये फॉर्मूला था, आपको बता चुका हूँ कि आपने जब ऑक्सीजन का प्रेशर निकालना है ना, क्योंकि टोटल प्रेशर आपके पास इस मुकम्मल कंटेनर का वो इज इक्वल टू हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन के एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के। अब आपने सिर्फ इस ऑक्सीजन का निकालना है तो ये आपके पास इज इक्वल टू हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, और ये मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू आपके पास होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय टोटल मोल्स मल्टीप्लाई बाय PT। ये आपके पास पार्शियल प्रेशर आ जाएगा ऑक्सीजन का, सही है। अब मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आपने निकालना है तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए इसका जो मैस गिवन है उसको टोटल मैस पे डिवाइड कर दो, क्योंकि उसने कहा कि इक्वल मैसेज लिए आपने, तो इक्वल मैसेज जब आपने लिए है तो ऑक्सीजन का मैस कितना होता है, एक ऑक्सीजन का आपके पास होता है 16, इसको दो ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, इसका मैस आ जाएगा आपके पास कितना 32। अब इक्वल मैसेज का मतलब एक कार्बन का आपके पास होता है 12 एंड एक H का आपके पास होता है 1, 4 H है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आपके पास आ जाता है यहाँ पे 16। इक्वल मैसेज का मतलब ये भी आपने कितना लिया है, इसका दुगना लिया, मतलब इसके 2 मोल्स लिया है, तो ये आपके पास 16 मल्टीप्लाई बाय 2, ये भी आपके पास बन जाएगा 32। अब ये इक्वल मैसेज में आ चुके हैं। तो उसने कहा जब इक्वल मैसेज आप इनका ले तो इक्वल मैसेज का मतलब कि अब आप मोल्स निकालते हैं ऑक्सीजन के,
मैस डिवाइड बाय मोलर मैस, तो 1 मोल आ जाएगा। वैसे ही मीथेन का निकालो, मीथेन का मैं आपको बता चुका हूं इक्वल मैसेज का मतलब इसका भी मैस कितना आ जाएगा 32 ग्राम। तो 32 को डिवाइड कर दिए, इसका जो अपना मोलर मैस कितना होता है जो कि यहाँ पे मैंने लिखा था 16, तो डिवाइड कर दो, इसके आ जाते हैं 2 मोल्स। अब NO2 तो हम निकाल चुके हैं, वो 1 मोल है आपके पास, तो NT निकालना है। NT निकालने के लिए आपने क्या करना है, NO2 डिवाइड बाय NT होता है NO2 प्लस NCHO, मतलब टोटल मोल्स हैं आपके पास, अब टोटल मोल्स हैं अब आपके पास। तो NO2 आपके पास पता है 1 मोल है, NCH4 आपके पास है 2, तो 1/3 आपके पास क्या आ जाएगी, मोल फ्रैक्शन आ जाएगी। वैसे ही XCH4 निकाल लो, मतलब कि मोल फ्रैक्शन आप PO2 के बजाय PCH4 निकालोगे, यही फॉर्मूला लगेगा, सिर्फ O2 के बजाय CH4 आ जाएगा। तो NCH4 डिवाइड बाय NO2 प्लस NCH4, NCH4 आपके पास 2 है, 1 + 2 ये आपके पास आ जाएगा 2/3। मैंने एक्स्ट्रा स्टेप कर दिया है ताकि अगर वो मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 भी पूछ ले तो आपको पता हो वो कितना है आपके पास 2/3। लेकिन उसने सिंपल ये पूछा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ आपके पास ऑक्सीजन कितना है, वो आपके पास आ जाता है 1/3। सही है, अब मैंने दोनों निकाल लिया, तो टोटल प्रेशर आप यहां से निकाल सकते हो कि PT इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमने कितना निकाला है 1/3 प्लस पार्शियल प्रेशर मीथेन कितना निकाला है 2/3 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 1/3। इसका सॉल्व कर दो, आपके पास टोटल प्रेशर निकल के आ जाएगा। तो वो कुछ भी पूछ सकता है, उसने सिंपल पूछा था कि ऑक्सीजन ने कितना प्रेशर एक्सर्ट किया, मैंने बता दिया 1/3। वो पूछ लेता मीथेन ने कितना प्रेशर एक्सर्ट किया, मैं बता देता 2/3। वो कहता टोटल प्रेशर कितना आया, इसको मैं लिख के इसको सॉल्व कर लेता, लेकिन सिंपल उसने सिर्फ ऑक्सीजन का पूछा हुआ था, तो मैं यहीं पे स्टॉप हो गया। उम्मीद है इसका समझ आई होगी, आपने इसका दोबारा रिपीट कीजिएगा, मजीद क्लियर हो जाएगा। कोई मसला है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट आ जाओ, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 MCQ चैप्टर नंबर 3 देखिएगा। उसने कहा कि गैसेस डेविएट करती है आइडियल बिहेवियर से एट हाई प्रेशर पे। बता चुका हूं ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आइडियल गैसेस का मतलब होता है ऐसी गैसेस जब उसको किसी कंटेनर में इनक्लोज कर दिया जाए ना, तो जिस प्रेशर पे मर्जी उसको लेके जाओ, जितना दबाव उसको मर्जी दे दो, उनमें कभी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप नहीं होती है। ये आइडियल गैस का एक पोस्टुलेट था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का कि नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन एनी गैस मॉलिक्यूल एट एनी प्रेशर। लेकिन जब हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, एक्चुअल में जब हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो जब मॉलिक्यूल्स की आपस में नजदीक आते हैं ना, तो हमने ये देखा था कि इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे ही इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो आपके पास वो गैसेस आइडियल नहीं रहती है, वो क्या चली जाती है नॉन आइडियल पे। तो हाई प्रेशर पे क्या होता है, आपके पास मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस क्या आना स्टार्ट हो जाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन सिग्निफिकेंट हो जाती है, मतलब कि मॉलिक्यूल्स करीब आते हैं, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। तो नीचे इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन भी आपके पास लिखी हुई है, समझा भी मैंने आपको दिया है कि किसी भी चेंज जो कि मॉलिक्यूल्स को क्लोज लेके आए, चाहे वो हाई प्रेशर हो या कोई भी चेंज हो या वॉल्यूम कम कर दो, वो अट्रैक्टिव फोर्सेस को डोमिनेट करता है। मॉलिक्यूल्स नजदीक आते हैं, उनके दरमियान फोर्सेस डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। और गैसेस आपके पास आइडियल नहीं रहती हैं, वो नॉन आइडियलिटी की तरफ या नॉन आइडियल बनना स्टार्ट हो जाती है। नॉन आइडियल का मतलब होता है जो आइडियल ना हो। आइडियल वो होता है जो मैं आपको बता चुका हूं कि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कभी भी किसी भी प्रेशर में किसी भी कंडीशन में डेवलप हो ही नहीं सकती है। लेकिन जब हमने रियल में इसको परफॉर्म करके देखा तो हमें पता चला नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे ही हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है, गैसेस क्लोज आती है, उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। तो हाई प्रेशर पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। सिग्निफिकेंट का मतलब कि मुनासिब देखने को मिलती है। नेक्स्ट आ जाओ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 MCQ चैप्टर नंबर 3। उसने बोला गैस आपके पास डेविएट करती है आइडियल बिहेवियर से एट मैक्सिमम, कि किस इसमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें मैक्सिमम में वो गैस आइडियल नहीं रहेगी। पिछले MCQs में भी बता चुका हूं आपको
कि गैसेस आइडियल नहीं रहती हैं जब उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होंगी। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तभी डेवलप होंगी जब उनका प्रेशर हाई कर दो, उस पर दबाव डाल दो और उनकी मूवमेंट को स्लो कर दो। मूवमेंट स्लो का मतलब कि काइनेटिक एनर्जी उनकी कम कर दो। काइनेटिक एनर्जी का मतलब उनकी जो मूवमेंट की वजह से एनर्जी है उसको कम कर दो। और मूवमेंट की वजह से एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर को कम करने से ही होगी, क्योंकि टेम्परेचर जितना कम होगा मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कम होगी, उनकी मूवमेंट कम होगी, वो चलना कम कर देंगे, वो क्लोज आना स्टार्ट हो जाएंगे, उनमें अट्रैक्शन डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन यहां पे देखो जिसमें सबसे ज्यादा प्रेशर हो, सबसे ज्यादा प्रेशर फर्स्ट वाले में, एंड जिसमें सबसे कम टेम्परेचर हो, सबसे कम टेम्परेचर फर्स्ट वाले में। तो इसका ऑप्शन आपके पास आ जाएगा ऑप्शन ए -10 डिग्री एंड 5 atm। तो डेविएशन ऑफ गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज मैक्सिमम एट हाई प्रेशर एंड लोएस्ट टेम्परेचर, क्योंकि इस पे जाके अट्रैक्शन डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, मॉलिक्यूल्स की कोलाइजन कम से कम होना स्टार्ट हो जाती है और मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करना स्टार्ट कर और अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आइडियल से नॉन आइडियल की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है। जी नेक्स्ट आइएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 MCQs चैप्टर नंबर 3। उसने बोला है एक रियल गैस है, वो रियल गैस ओबे करती है वैन डेर वाल इक्वेशन को विल रिजेंबल आइडियल गैस। ये बंदा था, ये एक साइंटिस्ट था, इसने बोला था, इसने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के ना दो पोस्टुलेट को गलत साबित किया था। एक पोस्टुलेट ये था कि कभी भी मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन डेवलप हो ही नहीं सकती, इसने कहा होती है। इसने कहा है कि जब आप प्रेशर इंक्रीज कर दो ना तो जो मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी, वो डिपेंड करेगा ए पे। एक उसने कांस्टेंट दिया था ए का, इसके मुकम्मल इक्वेशन पे जब समझोगे आपको समझ आ जाएगी। एक उसने कांस्टेंट दिया था ए का कि जितना ज्यादा ए होगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन होगी। सेकंड उसने बोला था कि दूसरा पोस्टुलेट उसने गलत किया था कि एक्चुअल वॉल्यूम के हवाले से उसने कहा था कि वॉल्यूम ऑफ गैस, जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस होता है वो नेग्लिजिबल होता है, जो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस था ये था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का पोस्टुलेट। इसने कहा था नहीं, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस भी होता है, वो नेग्लिजिबल नहीं होता है। तो जितना आपके पास बी की वैल्यू ज्यादा होगी इसका मतलब उस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम जो उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है किसी एक कंटेनर में वो उसके पास उतना ज्यादा होगा। ये होता है बी का वॉल्यूम, जिसको बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी इसको बोला जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है बी से। जितना ज्यादा ये बी होगा उतना ज्यादा वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ज्यादा होगा। जितना ज्यादा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होगा वो गैस उतनी आइडियल नहीं रहेगी, क्योंकि आइडियल गैस की डेफिनेशन के मुताबिक आपके पास वॉल्यूम ऑफ गैस नेग्लिजिबल होता है, वो आप कंसीडर कर ही नहीं सकते हो। लेकिन इसने बोला था नहीं, नेग्लिजिबल नहीं होता, आप उसको कंसीडर कर सकते हो जब हाई प्रेशर उस पर अप्लाई करते हो। तो आइडियल गैस का मतलब कि ए जितना ज्यादा होगा, बी जितना ज्यादा होगा, आपके पास गैस उतनी ज्यादा नॉन आइडियल होगी। अब इसी गैस को आइडियल बनाने के लिए ए को भी कम कर दो, बी को भी कम कंसीडर करना स्टार्ट कर दो, तो वो गैस आपके पास नॉन आइडियलिटी की तरफ चलती जाएगी। तो इसका ऑप्शन था आपके पास ऑप्शन बी कि जितना ज्यादा ए आपके पास कम होगा, बी कम होगा, मतलब कि हमने कंसीडर कर चुके हैं कि कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है एंड मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, उनका वॉल्यूम भी नेग्लिजिबल है, तो आपके पास क्या है, वो गैस आइडियल है। तो याद रखना ए ज्यादा होने से, बी ज्यादा होने से गैस नॉन आइडियलिटी की तरफ जाती है, गैस नॉन आइडियल बनना स्टार्ट हो जाती है। ये जितना कम होगा गैस उतनी ज्यादा आइडियल बनेगी। तो स्मॉल वैल्यू ऑफ ए एंड बी बताता है कि कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, उसका वॉल्यूम भी आपके पास नेग्लिजिबल है। तो ये थे आपके पास MCQs चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज के। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ सीखने को, समझने को मिला होगा। अगर तो वीडियो पसंद आई है, समझ आई है, तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।